बहू अनामिका को सोफे पर बैठाया गया और सासू माँ शारदा अनामिका को खाना खिलाने लगी। उधर ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बेडरूम में बैठी शारदा की बेटी शिरीषा बालों को झाड़ते हुए चिल्ला के कहने लगी, माँ माँ कब तक ऐसे रुकना पड़ेगा, चिल्ला के कहती है। ये सुनकर, अरे माँ जी आप जाइए, जाके शिरीषा के बाल बांधिए, नहीं तो हम दोनों के लिए कुछ ठीक नहीं होगा। अरे जा रही हूँ बहू, वो कहाँ जाएगी, घर पे ही तो रहेगी, इंजीनियरिंग फेल की है। घर पे बैठ के खाएगी जब तक खाना हजम ना हो, फिर दोस्तों के साथ घूम के बाहर से आएगी, पर पहले तो तुम हो। अभी मेरी तबीयत तो ठीक हो गई है ना माँ, मैं खा लूंगी। तुम क्या खाती हो बहू, हाल ही में जब डॉक्टर के पास गई तो कही कि तुम कमजोर हो। क्या कर रही है, जो आपके घर के वंश को देने जा रही है उसके साथ ऐसा कर रही है, इस तरह कहकर डांटने लगी वो मुझे। इस तरह कहकर शारदा अनामिका को खिलाने लगती है। उधर शिरीषा चाहे कितना भी बुला ले, शारदा जा नहीं रही थी, इस वजह से उसे बड़ा गुस्सा आता है। सारे बाल को खुला छोड़ के वो अपने माँ को गुस्से से आकर कहने लगती है, अपनी बेटी को इस तरह से छोड़ के गर्भवती बहू को ज्यादा सम्मान दे रही हो ना। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। माँ होके तुम मेरी बात नहीं सुनती हो, मेरा ख्याल नहीं रखती हो, तो अब और कौन करेगा। ऐसा कहकर गुस्से से शारदा के हाथ से खाने का प्लेट लेके वो जमीन पे फेंक देती है। उस प्लेट से खाना छिटकते हुए सीधा जाके अनामिका के चेहरे पे गिरता है। शारदा ये देखकर गुस्से से कहने लगती है, तुम पागल हो गई हो क्या शिरीषा? हाँ माँ, मैं पागल हो गई हूँ, ये देखकर कि आप अपनी खुद की बेटी से ज्यादा किसी बाहर की लड़की को प्यार कर रही हैं। ऐसा कहकर वो गर्भवती अनामिका की तरफ देखती है और उसके तरफ गुस्से से आगे बढ़ के जाती है। फिर उसके पास जाकर हाथ उठाती है मारने के लिए कि शारदा उसे रोक लेती है और वार्निंग देती है, अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरी माँ को अपने कब्जे में करके रखोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी और अपने भाई की दूसरी शादी करवाऊंगी, ये बात ध्यान रखना। ऐसा कहकर वो शारदा का हाथ पकड़ के वहाँ से खींचती है और चली जाती है। ये सब देखकर अनामिका परेशान होकर रोते रोते अपने बेडरूम में चली जाती है। फिर एक दिन गांव के अंत में दो बड़े बड़े पेड़ के टहनी पर झूला टंगा हुआ था। वहाँ पे शिरीषा अपनी दोस्त सरला से मिलती है। बैठो, मैं तुम्हें झुलाती हूँ। आज झूलने का मेरा मन नहीं है, वैसे भी आज मेरे दिल में तकलीफ है। मुझे पता है ये तकलीफ की वजह तुम्हारी भाभी है, सच कहा ना? हाँ, अब वो गर्भवती है ना, इसीलिए माँ दिन भर उसी का ख्याल रखती है। माँ बस उसी को प्यार करती है, उसी के साथ समय बिताती है। जो माँ पहले मुझे खिला दिया करती थी, अब वो जाके उसे खिला रही है। अगर ऐसा ही चलता रहे फिर तो तुम्हारी किस्मत में भी वही होगा जो हमारी दोस्त माधवी के साथ हुआ। इसीलिए तुम्हें सास बहू के बीच में आग लगानी होगी। सास बहू में लड़ाई होगी तभी जाके तुम इन दोनों को अलग कर पाओगी। ये तुमने अच्छी बात कही है। शाम को तुम एक बार घर आओ, कहो मैंने कहा था। उसके बाद तुम देखो सास बहू में कैसी आग लगती है। मेरी माँ बदल जाएगी और भाभी को तारे दिखाएगी। हाँ, इस तरह दोनों बातचीत करती है और मजे से झूले झूलती है। इसी तरह वक्त गुजरता है। शाम के वक्त शारदा अपने पौधों पर पानी डाल रही होती है। तभी सरला और शिरीषा घर लौट आती है। आंटी, मुझे नहीं पता ये बात मैं आपसे कैसे कहूँ। बिना डरे कहो सरला, सारे गांव में मेरी माँ के बारे में चर्चा हो रही है। जो भाभी ने कहा, पता नहीं उसने क्या कहा है, अब जाके मेरी माँ को भाभी का असली रंग का पता चला है। अरे क्या हुआ सरला, क्या कहा अनामिका ने? गांव वाले क्या सोच रहे हैं? वो कहती है आप उनकी नौकरानी है, आप जो प्यार दिखा रही है वो सब कुछ दिखावा है। वो जो कहती है आप वही सुनती हैं। और उसने क्या क्या कहा है? ये घर की वही मालकिन है, उनसे बिना पूछे बिना कुछ कहे उनकी सासू माँ भी कुछ नहीं करती। वो बड़ी ही बेवकूफ है, ऐसी बातें करती है आपके बारे में आंटी जी। दूसरों के मुंह से सुन के मुझे बुरा लगा, तब जाके ये बात मैंने शिरीषा को बताया। ये सब कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। बुरी बातों को सच मान लेना शारदा की कमजोरी थी, इसीलिए सरला और शिरीषा ने जो कहा उसे सच लगने लगा। अब गर्भवती बहू पर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी गर्भवती बहू से घर का काम काज, खाना पकाना सब कुछ करवाने लगती है। शिरीषा ये सब कुछ देख रही है। ये देखकर अनामिका सोचती है, तुम सासू माँ को मेरे खिलाफ कह के बदल दियो। माँ जैसी दिल की सास अब सास जैसा मेरे साथ बर्ताव कर रही है। ठीक है, कभी ना कभी तो उन्हें सच समझ में आएगा ही, तब तक मैं ये सब संभाल लूंगी। इस तरह शारदा जो काम उसे देती थी वो जरूर करती थी। घर का कामकाज एक दिन खत्म हो चुका था।
फिर शारदा जानबूझ के अचार का जार नीचे गिरा देती है और जोर से चिल्ला के कहने लगती है, अरे अनामिका, तुमने अचार का जार गिरा दिया है। ये नीचे पड़ा हुआ है और अभी तक तुमने साफ नहीं किया है। जल्दी आके साफ करो। इस तरह चिल्लाने पे अनामिका भाग के आती है किचन में। देखती है सासू माँ गुस्से से खड़ी है, फिर तुरंत पोछा लाकर जल्दी जल्दी सब कुछ साफ करती है। थोड़ा दिमाग लगा के काम किया करो। ऐसा कहकर वहाँ से वो चली जाती है। अगले दिन जब अनामिका नल के पास कपड़े धो रही होती है, अचानक से बारिश आ जाती है। तो बारिश देख के अनामिका घर के अंदर आ जाती है। क्या हुआ? मैंने तुम्हें कपड़े धोने को कहा था ना। बारिश हो रही है ना माँ जी। तो क्या हो गया? जाओ, जाके कपड़े धो। अभी कैसे धो माँ जी? अपना मुंह बंद करो और जो कहा है वो करो। अब चूंकि कोई चारा नहीं था, इसलिए अनामिका बारिश में जाकर ही कपड़े धोने लगती है। अब बाहर में बारिश हो रही थी, इसीलिए शारदा और शिरीषा गर्मा गर्म पकौड़ी बनाकर खाने लगती है। इधर जोरों के तूफान और बिजली कड़कने की वजह से पेट के अंदर का बच्चा जोर जोर से लात मारने लगता है। इससे अनामिका परेशान हो जाती है। माँ जी, बिजली और गर्जन की वजह से पेट के अंदर का बच्चा जोर जोर से लात मार रहा है। बारिश रुकने के बाद मैं जाके सारे कपड़े धो दूंगी। तुम तो मालकिन हो, रानी हो, मैं ही तो इस घर की नौकरानी हूँ। ऐसा कौन कहा माँ जी? बैठो, अगर तुम यहाँ से उठी तो तुम्हारा मायके भेज दूंगी मैं। अभी के अभी वहीं जाके सारे कपड़े धो, समझी? इस तरह चिल्लाती है। अनामिका बहुत ज्यादा थकी और कमजोर थी। उसी हालत में वो बारिश में भीगते भीगते सारे कपड़े धोने लगती है। ये देखकर शारदा और शिरीषा बहुत खुश होती है और मजे से पकौड़ी खाने लगती है। अब ये सास बहू कभी नहीं मिलने वाली, माँ अनामिका को कभी माफ नहीं करेगी। इस तरह कहकर शिरीषा शैतानों वाली मुस्कान देती है। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। सूट बूट पहन के अरविंद और महंगी साड़ी गहने पहनकर काव्या दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। अरविंद बहुत परेशान था। ये देखकर काव्या, आप इतने परेशान क्यों है? जैसे परिकल्पना की है वैसे ही करेंगे, आप बस शांत रहिए। अनामिका आ रही है क्या काव्या? वो जरूर आएगी अरविंद, आप बस परेशान मत होइए। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ बता देने के लिए, और फिर अनामिका ने भी तो कहा है कि वो हमें चाहती है। इसीलिए तो काव्या हम इंतजार कर रहे हैं। वो बातचीत कर ही रहते, तभी गरीब बहुरानी अनामिका फटी साड़ी पहनकर अपने सर को ढककर उस कैफे में आती है। वो अपना पुराना फोन निकाल के फोन करती है। टेबल पे रखा हुआ काव्या का फोन बजने लगता है। काव्या फोन नंबर देखती है। अरविंद, अनामिका आ गई है, वो मुझे फोन कर रही है। ऐसी बात कहने पे वो सर घुमा के देखते हैं कॉफी शॉप में, तो देखते हैं फटी साड़ी पहनकर एक महिला कान में फोन ली हुई है। काव्या को लगता है कि जरूर वही अनामिका होगी। फिर वो उसके पास जाती है। अनामिका? मैडम, चलो हम वहाँ बैठते हैं, वहाँ मेरे पति भी हैं। ऐसा कहकर वो अनामिका को लेकर अरविंद जिस टेबल पे बैठे हुए थे वहाँ पे जाती है। काव्या जाके चेयर पे बैठती है। अनामिका खड़ी ही रहती है। तुम ऐसी खड़ी रहोगी क्या अनामिका? बैठो। ये सुनकर अनामिका डरते डरते बैठती है। देखो अनामिका, तुम डरो नहीं। तुम सरोगेसी के लिए तैयार हुई हो, इस बात से हम दोनों बहुत खुश हैं। और हमें ये भी पता चला है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। बताओ अनामिका, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अरविंद की ऐसी बातें सुन के अनामिका रोने लगती है। मालिक, मैं नहीं कह सकती कि मुझे कितने पैसों की अभी जरूरत है। मैं आपके बच्चे को पेट में रखूंगी, उसके बाद उसे आपको दे दूंगी, पर उससे पहले आपको एक बार अस्पताल आना होगा, मेरे पति को देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा। ऐसा कहकर वो रोने लगी। काव्या और अरविंद को अनामिका की परिस्थिति पे बहुत दया आई। वो अनामिका को अपनी गाड़ी में बैठाकर प्राइवेट अस्पताल जहाँ पर उसके पति को भर्ती कराया गया था वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे बेड पे लेटा हुआ अनामिका के पति रमेश, जिसके आंखों के पास एक मस्सा जो कि गेंद के आकार का था, उसे देखकर काव्या और अरविंद चौंक गए। रमेश अपनी पत्नी को परेशान देखकर कहने लगा, ये कौन है अनामिका? आपको बचाने के लिए ये साहब और मैडम ने कहा कि पैसों का इंतजाम कर देंगे और उसके बदले इनके बच्चे को मैं अपने गर्भ में जन्म दूंगी। ये सुनकर रमेश ने हाथ जोड़ के उन्हें अपना आभार व्यक्त किया। तभी वहाँ पे डॉक्टर श्रीधर आते हैं। दोनों उन्हें देखकर हाथ जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। हाँ, तो आपने ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम किया? मैं उसी काम में लगी हूँ डॉक्टर साहब। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है,
2 दिनों के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है तो इनका ब्रेन डेड हो जाएगा, फिर इन्हें बचाना मुश्किल होगा। आज जैसे भी हो पैसों का इंतजाम कर लीजिए, नहीं तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनने के बाद अनामिका और रमेश एक दूसरे को देखते हैं और देखकर रोने लगते हैं। डॉक्टर साहब की बात सुनते ही अरविंद को एक तरकीब सूझती है। फिर देर ना करते हुए वो अपनी पत्नी काव्या को लेकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। क्या हो गया आपको? इस तरह से बुलाकर ले आए, वो क्या सोचेंगे? वो सारी बातें तुम छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो। अगर 2 दिनों के अंदर अनामिका के पति का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान चली जाएगी, है ना? अरविंद ने जो कुछ भी कहा काव्या को कुछ भी समझ में नहीं आया। इस तरह से तुम मुझे मत देखो काव्या, एक बार तुम ध्यान से सोचो। यहाँ पे हम अनामिका को देखते हैं, अगर 2 दिनों के अंदर उसका पति मर जाता है तो अनामिका को हम अपने साथ रख लेंगे। उनकी बातें सुन के काव्या भी सोच में पड़ जाती है। उसे भी लगता है कि उसके पति ने सही कहा है। फिर वो फैसला लेती है कि अनामिका से वो बात करेगी। फिर दोनों मिलके अनामिका के पास जाते हैं। अनामिका, तुम्हारे पति सो गए क्या? हाँ मैडम, डॉक्टर ने दवाई दी थी, उसे लेकर वो सो गए। ठीक है, जो मैं कहूँगी उसे ध्यान से सुनना, पर बस मुझे गलत मत समझना। काव्या क्या कह रही थी अनामिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो आश्चर्य होकर देखने लगी। देखो अनामिका, चाहे कुछ भी हो जाए, बस 2 ही दिन तुम्हारे पति जिंदा रहेंगे। ये सुनकर अनामिका आश्चर्य होकर देखने लगती है। काव्या उसकी परवाह ना करते हुए जो भी उसे कुछ कहना था वो सारी बातें अनामिका को खुल के बता देती है। रमेश जो बिस्तर पे लेटा हुआ था वो सो नहीं पा रहा था। काव्या की बातें सुनकर वो रोने लगा। क्या कहती हो अनामिका? अनामिका रोते रोते कहने लगती है, देखिए मैडम, मैं सरोगेसी के लिए तैयार हुई थी, बस अपने पति को बचाने के लिए, और कितने आसानी से कह रही है कि तुम्हारा पति 2 दिन में मर जाएगा। मतलब आपके लिए शादी के इस बंधन का कोई मतलब ही नहीं है। काव्या चुपचाप अनामिका की बातें सुन रही थी। विदेशों में शादी का मतलब शायद नहीं होगा, पर हमारे यहाँ पे बहुत मतलब है। अगर किसी पत्नी को पता है कि वो मरने वाली है तो भी वो चाहेगी पहले अपने पति को बचाना, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना हो, वो करने के लिए तैयार रहती है। वो बात नहीं है अनामिका। अनामिका अपने हाथों में मंगलसूत्र लेकर कहने लगती है, ये धागा कोई मंगलसूत्र नहीं है मैडम, ये बंधन है, जिम्मेदारी है। पत्नी सोचती है पति से पहले आंखें बंद करे, मतलब वो इसका सम्मान करती है, नहीं तो इसे पहन कर भी क्या फायदा। इसीलिए मैं भी अपनी जान को खतरे में डालकर बस चाहती हूँ कि अपने पति की जान बचाना। अनामिका की ये सारी बातें काव्या और अरविंद को बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों ही अनामिका के सामने हाथ जोड़ते हैं। मुझे माफ करना अनामिका, मैंने गलत बात कही, तुम हिम्मत रखो, अभी मैं पैसे लाकर देती हूँ, तुम ऑपरेशन करवाओ। पहले तुम अपने पति को स्वस्थ करके बाहर आओ, फिर हम सरोगेसी के बारे में सोचेंगे। इस तरह खुशी खुशी मन लेकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर 2 दिनों के अंदर रमेश का ऑपरेशन होता है। रमेश घर लौट आता है। अनामिका अरविंद और काव्या के साथ अस्पताल जाती है। दिन निकलते हैं। अनामिका गर्भवती होती है। 9 महीने के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। उस शिशु को काव्या और अरविंद के हाथ सौंप के उससे जितना बन पड़े उस तरीके से वो अपने पति का ख्याल रखती है और खुशी खुशी जीवन गुजारती है। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।